आज के मुख्य चर्चा का विषय इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटी एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्वांटिटी नया हो और कुछ लोग इसको जानते होंगे। कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करने के लिए थोड़े से हम उस ओर जाना चाहेंगे जो क्वांटिटी फ्लो करते हैं, जो एंटिटी फ्लो करते हैं। उसका एग्जांपल ले लें, जैसे किसी रीजन में वाटर फ्लो कर रहा है, ओके, कहीं पर हीट का फ्लो हो सकता है, कहीं पर एयर का फ्लो हो सकता है, अदर एग्जांपल्स भी पॉसिबल हैं। हम वाटर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले करके इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक सरफेस दिया हुआ है, ओके, और सरफेस का जो नेचर है कुछ मान लीजिए कि इस तरह से प्लेन है और जो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो ऐसा है, ओके, मेरे हाथ के तरफ। तो इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है। अब इस सरफेस से होकर के कितना अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस एरिया को डेल्टा एस मान लिया, ओके, और हम एज्यूम करते हैं कि कोई लेंथ ट्रेवल कर रहा है वाटर एल, और उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो एल बाई टी तो वेलोसिटी हो जाएगा, यानी वी इंटू डेल्टा एस, ओके, वी इंटू डेल्टा एस, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू एरिया पर यूनिट टाइम निकला। फिजिक्स के कंटेक्स्ट में इसको हम लोग वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं, हम लोग इसको वाटर फ्लक्स बोल सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर उसी तरह से अगर हम इस रीजन में ये जो लाइंस हम वाटर के फ्लो के डायरेक्शन को दिखा रहे थे, यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें, ओके, और तब डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऑब्वियस है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जैसे वाटर की वेलोसिटी की बात किए थे उसी तरह से ये फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एरिया हम एस ले सकते हैं, ई इंटू एस एक क्वांटिटी देगा। तो जिस तरह से यहाँ पर हमको v इंटू डेल्टा एस या v इंटू एस भी कह सकते हैं, अगर सरफेस एरिया आपने एस ले लिया है तो v इंटू एस आपको वाटर फ्लक्स दे रहा था, उसी तरह से E इंटू एस आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। हाँ, इसमें एक कंडीशन लगा है कि जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल टू द फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर सरफेस एरिया के डायरेक्शन के साथ क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्शन क्यों यहाँ पर एसोसिएट करना पड़ रहा है, ये भी थोड़ी सी बात समझेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि वाटर के फ्लो की बात, सपोज कर लीजिए कि ये जो पेन्स मैंने यहाँ दिखाए हैं ये वाटर जेट है और ये एक रीजन है जहाँ से हम वाटर के फ्लो की बात कर रहे हैं, वाटर निकलने की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास, ओके, इस तरह का सिचुएशन रहेगा, मतलब जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल टू दी फ्लो होगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू दिस नेट बोल सकते हैं वो मैक्सिमम होगा। अगर यही चीज़ हम यहाँ पर टिल्टेड कर दें, ओके, तो वैसे केस में हो सकता है कि अमाउंट का फ्लो कम हो जाए, और एक्चुअली अगर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दें तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पर जीरो हो जाए। इसलिए यहाँ पर एंगुलर ओरिएंटेशन को भी ध्यान देना है। जैसे मैं बोल रहा था कि अगर यही प्लेन आप इस तरह से नहीं रख करके इस तरह से रखते, ओके, ऐसे, तो जो नीचे वाले वाटर के अमाउंट थे वो इसके थ्रू क्रॉस नहीं करते, यानी यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम वो लेस हो जाता। अब हम सरफेस एरिया आपका वही रह गया, वेलोसिटी वही रह गया, लेकिन ये फ्लक्स तो कम या ज़्यादा हो गया। ऐसे केस में हमको एरिया को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जब भी हम सरफेस लें और नॉर्मल टू दी फ्लो ही लें, ताकि हर स्थिति में जो प्रोडक्ट मिले वो
एक ही तरह का क्वांटिटी, यूनिफॉर्म क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। अदरवाइज एक ही सिचुएशन में एक ही सरफेस से डिफरेंट फ्लक्स निकलने लगेगा और हम वहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़े से एम्बिगुअस हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर नॉर्मल की बात हुई थी। हाँ, अब यहाँ पर एक टर्म और आएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। ऐसे क्लास 11th में एरिया आपके लिए स्केलर क्वांटिटी था। 12 में एरिया को वेक्टर मानेंगे, उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करके, और डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। अब जैसा कि सरफेस में दिखा रहा था कि अगर आपके पास सरफेस इस तरह का है तो उसका नॉर्मल कैसा होगा, इस तरह का होगा, और नॉर्मल ही डायरेक्शन होगा किसका, एरिया वेक्टर का। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको डिनोट करना हो, मान लीजिए कि रेड वाले मार्कर से मैं एरिया वेक्टर यहाँ पर डिनोट करना चाहूँ, तो हमारा एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमको ऐसा दिख रहा है। सिचुएशन बदल सकता है। सिचुएशन बदलने में क्या है, जैसे पहले वाले केस में हमने किया क्या है, जो फील्ड लाइंस हैं उसको कुछ ऐसा दिखाया है, ठीक है। सभी फील्ड लाइंस आपकी तरफ, जो सरफेस है वो प्लेन है, उसी को इस तरह से दिखाया है। तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करके हम एक काम करें, फील्ड लाइंस के ओरिएंटेशन को बदल दें, इसको कुछ एंगल पे कर दें इस तरह से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यही चीज़ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ और ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फील्ड लाइन इस बार आपके पास जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा। ओके, लेकिन पहले दोनों ही स्थिति में हमने एज्यूम क्या किया है, सरफेस जो है रेगुलर है। ओके, रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर के बजाय हम सर्कुलर सरफेस भी ले सकते हैं। सरफेस रेगुलर पैटर्न का होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विड डिस्टेंस एंड पैरेलल दिखा रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म है। तो चलिए दोनों ही सिचुएशन में वो एक ही केस को दिखाया गया, बस चेंज क्या है कि एंगुलर पोजीशन पे आप सेकंड केस में दिखा रहे हैं। हाँ, अब अगर एरिया वेक्टर की बात करें, नॉर्मल टू दी सरफेस, तो यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ होगा, ये एस वेक्टर डिनोट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपको कुछ एंगल दिखाई दे रहा है, वो एंगल थीटा मान लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा मान लिए, और अब आपको नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन भी वही बोलता है कि प्रोडक्ट तो तभी आप निकालेंगे जब दोनों नॉर्मल हो। तो नॉर्मल करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस एरिया की तरफ, और नहीं तो एरिया को ही इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, चूँकि एरिया वेक्टर हो गया, कंपोनेंट तोड़ सकता है, तो एस वेक्टर का कंपोनेंट ई की तरफ तोड़ेंगे। दोनों में से कोई भी करें, ओके, दोनों ही अप्लीकेबल हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की तरफ रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करने के बाद से यहाँ पर ई कॉस थीटा होगा। अब प्रोडक्ट की बात हो रही थी फ्लक्स के केस में, तो हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्ट आपने निकाला, प्रोडक्ट फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू एस लिखना होगा, जो कि अल्टीमेटली आप फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ई एस कॉस थीटा, और यहाँ दो वेक्टर की बात है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फॉर्म जो है आपको ए बी कॉस थीटा वाला है, और सभी जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा, अगर दो वेक्टर है हमारे पास ए और बी और साथ में कॉस थीटा लगा हुआ है, तो ये ए डॉट बी होगा। तो उसी तरह से हमारा जो सिचुएशन होगा वो ई डॉट एस होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने के केस में आपने दोनों ही केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और रेगुलर सरफेस लिया है। आपके पास स्थिति कुछ ऐसी भी हो सकती थी, ये जो आप पैटर्न ले रहे हैं, कुछ सरफेस आपको ऐसा हो जाए और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग डायरेक्शन में है। अब ऐसे केस में
फ्लक्स का कैलकुलेशन का क्या हिसाब होगा, किस तरह से करेंगे नेट फ्लक्स का कैलकुलेशन। तो ऐसे केस को ड्रॉ करके एक बार दिखाने की कोशिश होगी। मान लीजिए कि इस तरह का कोई इरेगुलर सरफेस जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वही है, ओके। और इस इरेगुलर सरफेस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट पॉइंट पे कुछ इस तरह से पास हो रहे हैं, ओके। ये सिचुएशन हमारा मिला। अब ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ E1 है, यहाँ पर E2 है, इसी तरह से यहाँ पर En हो सकता है, n एक नंबर ले लिया, ओके। और चूँकि अलग अलग सेगमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो हर रीजन को हमको तोड़ तोड़ करके बांटना पड़ेगा, तभी वहाँ पर वो नॉर्मल वाला कंडीशन हो पाएगा। और उतने छोटे छोटे रीजन में आपको हर जगह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितनी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से। अब सभी एरिया को आप अगर इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ लेते हैं तो यहाँ पर भी एरिया का नेमिंग अलग अलग होगा। जैसे पहला वाला एरिया आप डेल्टा S1, चूँकि छोटा एरिया हो गया तो S नहीं मानते हैं, ओके। और छोटा होता तो DS मानते, लेकिन अभी चलिए आपने इतना छोटा किया है कि कम से कम वो रीजन में दिखाई दे रहा है, तो वैसे केस में D की जगह डेल्टा काफ़ी रहेगा। और तब अगर आपको टोटल फ्लक्स की बात करनी है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो पहले वाले रीजन से E1 डेल्टा S1, हाँ डॉट प्रोडक्ट लिखना होगा क्योंकि वहाँ एंगल हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, एरिया वेक्टर के साथ कोई एंगल बना रहा हो। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे E1 पॉइंट पे नॉर्मल कुछ ऐसा जा रहा है, यानी ये डेल्टा S1 का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो यहाँ पर थीटा बना हो सकता है या θ1 हो, ओके। उसी तरह से हर पोजीशन पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहले वाले का आपने लिख लिया, दूसरे वाले का भी लिख लीजिए, जितने हैं जितने आपने चूज किए हैं सबका निकाल लीजिए यहाँ पर। तो आपके पास En डेल्टा Sn और यहाँ पर वेक्टर डॉट। यहाँ पर क्या होगा, ये आपको समेसन, ओके, क्योंकि एडिशन है तो समेसन आप क्या लिखेंगे, EI डेल्टा SI और डॉट प्रोडक्ट ही होगा। बावजूद इसके जो बीच में रीजन छूट रहे हैं उसको भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं। अगर आप पूरी तरह से कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्चुअल टोटल फ्लक्स गिवन रीजन से अगर कैलकुलेट करने की आपकी मंशा है, तो वैसे केस में आपको थोड़ा सा और प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो सरफेस एरिया आपने लिया है उसको बहुत छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, यानी 10⁻⁴, डेल्टा S 10⁻⁴, छोटे छोटे सेगमेंट तोड़ने होंगे और तब आपको ये समेसन अप्लाई करना पड़ेगा। और जो लोग इस इक्वेशन को देख रहे होंगे वो मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि ये इक्वेशन जाना पहचाना और एक सुंदर फॉर्म में आ गया है। और इस इक्वेशन को सब कोई जानते हैं कि समेसन अलोंग विथ लिमिट इज नथिंग बट व्हाट, इंटीग्रेशन। तो वैसे हालात में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डेल्टा DS हो जाएगा, E डॉट DS हो जाएगा। ये एक्चुअल टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हुआ, एक्चुअल टोटल फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हुआ, ओके। ये सरफेस हमने जो लिया है अभी तक का, ये सरफेस हमारे लिए ओपन सरफेस है। अभी तक सरफेस को हमने क्लोज नहीं किया है। अब क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेंगे। जैसे ये पूरी तरह से ओपन है, अगर हम इसको सभी तरफ से फोल्ड करके और इसमें कुछ बंद कर दें, ओके, भले फील्ड लाइन ही से ही बंद कर दें, तो ये आपको क्लोज सरफेस या टोटली क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस की बात बाद में करते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ तक नोट कर लीजिए। और एक बार और एलाबोरेट करना चाहेंगे सभी चीज़ों को। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली हर केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि ये रेड मार्कर वाला हैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
और ये सरफेस एरिया है नॉर्मल रखने की कोशिश की है। अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एंगल बना रहा था, तो नॉर्मल करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तोड़ लिया या एरिया वेक्टर को भी उधर ही मोड़ लिया, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। और उस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे थे E cos थीटा इंटू एस यानी E डॉट एस तक। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि वहाँ तो केवल ES ही है, वहाँ तो डॉट प्रोडक्ट नहीं आया, तो देखने वाले मुस्कुरा रहे होंगे मन ही मन, है ना, मुस्कुराना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर एंगल आपको दिख रहा होगा। अब ये बताइए कि ये एंगल कितना है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, ES cos 0, क्योंकि सभी फैक्टर जो होते हैं 1 से मल्टीप्लाई होते हैं। cos 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल देखिए 0 डिग्री, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल देखिए थीटा, तो यहाँ पर ES cos 0। और तब अब आप डॉट प्रोडक्ट यहाँ फिर से लिख सकते हैं, ये संभव है। ओके, तो इस तरह से कभी भी किसी भी रीजन से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं। ये भी बात आपके ध्यान में होगा ही। ओके, तो नेक्स्ट केस, जब हम इरेगुलर सरफेस की तरफ गए तो हमने छोटे छोटे सेगमेंट, क्योंकि वहाँ पर हर पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग हो रहा था, फील्ड के वैल्यू अलग अलग हो रहे थे, तो वैसे केस में हमने सबको इंक्लूड करके और नेट निकाला, और नेट निकालने के बाद से ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्म आया। ओके, ऑब्वियस है ये E डॉट डी एस जो है वो सरफेस इंटीग्रेशन है। ओके, और जो लोग जानते हैं सरफेस इंटीग्रेशन अगर करना है तो हमारे पास अगर 2 एक्सिस है तभी सरफेस बनेगा, तो हम इसको डबल इंटीग्रेशन, एक x हो सकता है, एक y हो सकता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट हो, तब यहाँ पर हमको dx इंटू dy, और ऑब्वियस है जब डॉट लिख रहे हैं तो i कैप और j कैप भी होगा, i डॉट j भी लेना पड़ेगा। तो वैसे हालात में हमको डबल इंटीग्रेशन भी कहीं कहीं करना पड़ सकता है, रीजन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। ओके, तो देखने के बाद पता चलेगा। एनीवे, आई होप यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि अगर हम ये दोनों डिफिनेशन को कोरिलेट करें तो एनसीईआरटी में एक बात साफ लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर नहीं है कि हम बोल दें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। बात भी सही है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट बना हुआ है तो कितने होंगे तो हमारे ड्रॉ करने पे डिपेंड करता है। ओके, तो बेहतर ये होगा डिफाइन भले हम नंबर के टर्म में कर लें, कह दें कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन जब कैलकुलेट करने की बात आए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को पता कर लें, सरफेस एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है उसको पता कर लें और तब मल्टीप्लाई करें, तभी जा कर के आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन और कैलकुलेशन में डिफरेंसेस हैं, इस बात को मान के चलिए। ओके, तो और बात कर रहे थे कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है, ये तो हमने बताया था कि ओपन सरफेस के साथ है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कहें, ओके, हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, अभी बताया था कि क्लोज सरफेस क्या होगा। तो वैसे केस में ये जो फाई लिख रहे हैं वो कैपिटल फाई लिखना होगा, ये फाई स्मॉल फाई है और ये कैपिटल फाई है, इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन साइन और यहाँ देखिए दोनों में अंतर है, रिंग के साथ यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्या होगा, E डॉट डी एस। और यही क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आगे गॉसेस लॉ में यूज होगा। ओके, थोड़ी सी और जनरल बातें, SI यूनिट की बात यहाँ कर लें, क्योंकि SI यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। तो
अगर हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं, आपने भी निकाल लिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन और पर कूलम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एक तो ये हो गया। और नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियस है एक पावर ख़त्म हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा। अगर हम इसके डायमेंशन के कैलकुलेशन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। न्यूटन के लिए तो mL/t-2 लिख लेंगे, एरिया के लिए L² और कूलम के लिए तो AT लिखते हैं हम लोग, वो भी -1। तो मिला दिया अगर इसको तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा mL3T-3A-1। ये आपको डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट क्या है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इट इज़ कैसा, स्केलर क्वांटिटी। दिख भी रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट मैंने बोला भी था पहले भी, तो स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव कब लेंगे, व्हेन, है ना, आउटगोइंग, यानी आउटगोइंग फ्लक्स को आपको पॉजिटिव लेना है, और नेगेटिव कब लेंगे, व्हेन इनकमिंग, यानी इनकमिंग फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना है ना। अब इनकमिंग आउटगोइंग में भी आपको देखना होगा कि कब इनकमिंग कब आउटगोइंग। यहाँ से हमारे पास जो सरफेसेस हैं, है ना, अगर हम इसको ऐसा करके रख लें तो देखिए ये फ्लक्स अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारी तरफ आ रहा है तो हम इसको आउटगोइंग बोल सकते हैं, जबकि ये लाइंस देख रहे हैं कि ये हमसे दूर जा रहा है तो इसको इनकमिंग बोला जा सकता है। या इसमें अगर रख के देखें तो अंदर से आने वाला पार्ट इनकमिंग हो गया और ये बाहर निकलने वाला आउटगोइंग हो गया। तो इस रीजन में जो इन करेगा इनकमिंग वो नेगेटिव लेना है, और इस रीजन से जो आउट जाएगा उसको पॉजिटिव लेना है। तो होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हैव ए गुड डे।